नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में अग्निकांड सामने आया। इस घटनाक्रम में 5 कर्मचारियों की मौत हुई बताई जा रही है। मौके पर 15 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। देखिए, पहले 8 दमकल की गाड़ियां थी, लेकिन जब आग काबू में नहीं आई तो और फायर ब्रिगेड की टीमें बुलानी पड़ी। 15 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग का काम चल रहा था, इसी कारण आग लगी हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जांच के आदेश हो चुके हैं। आखिर कैसे आग लगी? शक जताया जा रहा है कि वेल्डिंग का काम चल रहा था, जो कि इसे एक निर्माणाधीन इमारत बताया जा रहा है। इस प्लांट का निर्माण चल रहा था, ये बताया जा रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि चूंकि निर्माणाधीन था, ऐसे में वहां पर किसी तरह का उत्पादन नहीं हो रहा था। क्योंकि आज जब ये खबर आई कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है, तो हर कोई भौचक्का रह गया। दरअसल कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद जीत की उम्मीद जिस वैक्सीन से बंधी, जो कि अचूक हथियार के तौर पर सामने आया, जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में देश को निर्णायक मोड़ पर ले आया है, जहां से जीत नजदीक नजर आ रही है, जिस जगह पर उस सीरम का उत्पादन हो रहा है, जहां पर वो सीरम खोजी गई, वो सीरम इंस्टीट्यूट, वहां एक इमारत में आग लगने की खबर आई। अच्छी बात सिर्फ यही है कि जहां पर उत्पादन हो रहा था, ये वो इमारत नहीं है। लेकिन बुरी खबर यह है कि 5 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आज जो फायर लगा था, उसमें अभी तो 100% वहाँ का फायर की पोजीशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन एक दुर्घटना निश्चित स्वरूप से घटी है। इस फायर में आज 5 लोगों की जानें गई है। अभी यहाँ से उन लोगों की बॉडीज लेके गए हैं। लेकिन इसमें एक बात का जिक्र जो हो रहा था दिन भर, कि क्या कोविशील्ड का काम जहाँ चल रहा है, स्टोरेज कहाँ है, ये वही बिल्डिंग है क्या? तो ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पे कुछ भी कोविशील्ड का स्टोरेज नहीं था। यहाँ पे कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चल रहा था। और अविनाश पर्वत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, फिलहाल क्या स्थिति है? किस हद तक काबू पाया गया है? स्वप्निल, अभी आग पर पूरा काबू पा लिया गया है। अभी कूलिंग का काम चालू है। लेकिन इसमें एक बुरी घटना सामने ऐसे आ रही है कि 5 लोग इसमें झुलसकर मौत होने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक महिला होने की आशंका जताई जा रही है। इस बारे में अभी 7:30 से 8 बजे के आसपास महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार घटना का मुआवजा लेने के लिए आने की आशंका जताई जा रही है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या अभी भी ये श्योर नहीं हो पाया है कि आग लगी क्यों? अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि आग का कारण क्या है। लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी नया बिल्डिंग का ही काम चालू था। इसके लिए और आग भारी मात्रा में होने के कारण अभी आग पर काबू पाने का सबसे प्रायोरिटी उसी पर लगाया गया था। अभी आग पर काबू पाया गया और कूलिंग का काम चालू है। लेकिन अभी वो घटना का पूरा तहकीकात करने के बाद ही सामने आएगा कि आग का कारण आखिर क्या था। लगभग 1 घंटे पहले अविनाश, आधार पूनावाला ने ट्वीट किया था कि कोई किसी की जान नहीं गई है, कोई मेजर इंजरीज नहीं है। और लगभग 32 मिनट पहले उनको अपने आप को ये अपडेट करना पड़ा कि नहीं, हमारे कर्मचारियों की मौत हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 32 मिनट मतलब इतने लंबे समय तक अग्निकांड रहा और ये समझ में नहीं आ पाया कि कोई अंदर है? सही बात है, क्योंकि ये बहुत ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो पूरा है वो बड़े एरिया में है। इसके कारण वो जल्दी पता नहीं चला कि वहाँ पे क्या, क्योंकि फायर ब्रिगेड के जो दमकल कर्मचारी आए थे, उन्हें भी अंदर जाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसीलिए वो थोड़ा
समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ जीवित हानि हुई है या नहीं है। लेकिन अभी ओपन एरिया है अविनाश, जितना की तस्वीरों में हम देख रहे हैं, ये बात बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के पास खुद भी प्रिलिमिनरी स्टेज में फायर फाइट करने के इक्विपमेंट्स रहे होंगे, जहां पर अब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में अगर किसी तरह की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है तो ठेकेदार वगैरह भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि या तो पर्याप्त मात्रा में पानी या फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हों, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना बड़ा अग्निकांड हो गया। हाँ, सही बात है, लेकिन ये जो है अभी नया ही बिल्डिंग का काम शुरू था इसके लिए उनके यहाँ, लेकिन उसके बाद जब भी आपका लगने की जानकारी दमकल कर्मचारी को दे दी गई, तभी तुरंत 10 फायर टेंडर भेजे गए और उसी के साथ कुछ घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा गया और एनडीआरएफ टीम और दमकल कर्मचारी मिलकर यह पूरा आग पर काबू पाया गया है और अभी तो फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। तो जांच के आदेश हुए हैं, जांच कौन करेगा और किन बिंदुओं पर जांच होगी, इसका कोई स्पष्टीकरण सामने आया है? नहीं, अभी शायद अजित पवार जब विजिट करेंगे उसके बाद शायद कुछ इस बारे में कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए, एक बड़ी हैपनिंग रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सिवाय वो आधार पूनावाला की ट्वीट के? नहीं, उसके अलावा कुछ स्टेटमेंट नहीं आए। तो जो लोग मारे गए अविनाश, आप कह रहे थे कि आशंका जताई जा रही है उनमें एक महिला हो सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है, चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी तो ये मजदूर तबके के लोग या फिर ठेकेदार के लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कहा गया कि शायद सीरम इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉई हों, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं, और आशंका जताई जा रही है कि इंस्टीट्यूट के ही सीरम इंस्टीट्यूट के ही वो कर्मचारी हो सकते हैं, क्योंकि अंदर उनका शायद कुछ काम चालू था। कॉन्ट्रैक्टर के तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन इंस्टीट्यूट के ही शायद होने की आशंका जताई। चलिए, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। आग पर काबू पा लिया गया है। और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि हमें अभी कुछ परेशान करने वाले अपडेट्स मिले हैं, हमें सूचना मिली है घटना में कुछ लोगों की जान गई है, हमें गहरा दुख है और दिवंगत लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना है। और इधर सरकार के मिशन वैक्सीनेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। वैक्सीन के जो लाभार्थी हैं, यानी फर्स्ट फेज में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जाहिर तौर पर समझा जा सकता है हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स जिन्होंने वैक्सीन ली है, उनसे वो बातचीत करेंगे। वाराणसी के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वीसी के जरिए दोपहर 1:15 बजे यानी 1:15 पर यह संवाद कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर आज सरपंचों ने ताला लगा दिया है। सरपंचों का कहना है उन्होंने ये ताला ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने के विरोध में किया, क्योंकि उन्हें लगता है सरकार का ये फैसला उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर यह तालाबंदी सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए की गई। साथ ही सरपंचों के विरोध पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो चेतावनी दी है संघ ने कि आंदोलन उग्र किया जाएगा। वित्तीय अधिकार छीने जाने से भड़के सरपंचों का ऐलान। वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात है फरमान। 11,344 पंचायतों में तालाबंदी। तस्वीरें 4 लेकिन संदेश 1। संवैधानिक और वित्तीय अधिकार पर हमला नहीं सहेंगे। जी हां, ग्राम पंचायतों के पीडी खाते के आदेश को लेकर गुस्से में गांवों की सरकार के मुखिया यानी कि सरपंचों ने
हुंकार भर दी है। बुधवार को सरकार से सरपंच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता विफल रहने के बाद प्रदेश की 11,344 ग्राम पंचायतों में गुरुवार को सांकेतिक तालाबंदी रही। ग्राम पंचायतों के पीढ़ी खाते खोलने का विरोध अब तेज हो चुका है। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर अब राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर सरपंच तालेबंदी कर रहे हैं। एक दिन की ये सांकेतिक तालेबंदी यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर जयपुर जिले का जो नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत है वहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहां पर जो सरपंच है उनकी अगुवाई में स्थानीय लोग ये जो तालाबंदी है वो कार्यालय पर, ग्राम पंचायत के कार्यालय पर कर रहे हैं। सरपंचों ने इन आदेशों को पंचायतों के वित्तीय अधिकार छीनना बताया है। प्रदेश भर के सरपंचों ने वित्तीय अधिकार वापस देने की मांग की है। सरपंचों का तर्क है कि पीडी खाता खोलने से उनको छोटे मोटे कार्यों के बिल भी कोषालय भेजने पड़ेंगे, जिससे ग्राम पंचायतों के कई काम अटक जाएंगे। ग्राम पंचायतों के और सरपंचों के जो वित्तीय अधिकार है उस पे एक सीधा हमला है, सीधा सरकार का अतिक्रमण है, क्योंकि ये संविधान में राजस्थान सरकार को और सरपंचों को बराबर ही अधिकार दिए गए हैं, वित्तीय अधिकार पूरे बराबर हैं, तो ये वित्तीय अधिकार सरकार छीनना चाह रही है। अब उस पीडी खाते के बारे में जान लीजिए जिस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सीधा ट्रेजरी में पैसा रहता है, यानी सरकार के पास पैसे का कंट्रोल रहता है। सरकार जब चाहे रोक लगा सकती है। नई व्यवस्था के अनुसार अब पंचायतों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। सरकार ने हर पंचायत के लिए पीडी अकाउंट खोले हैं। ये वित्त विभाग के कंट्रोल में होगा। कोषालय के भरोसे रहने पर बिल कब पास होंगे, इसको लेकर भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सरपंचों का साफ कहना है कि छोटे मोटे बिल के लिए अब कोषालय के भरोसे रहना पड़ेगा, जिससे काम प्रभावित होंगे। पीडी खाते का मतलब होता है कि सीधा ट्रेजरी में पैसा रहता है और सरकार के पास उसका नियंत्रण होता है, तो सरकार चाहे जब उस पर बैन लगा सकती है। और ग्राम पंचायतों का पैसा जब खुद के खाते में रहता है तो कभी भी विकास करा सकता है, कुछ भी चीज़ छोटी मोटी खरीद सकता है। मतलब साफ है, किसी ग्राम पंचायत में कार्य करवाने के बाद बिल बनाकर कोषालय भेजना पड़ेगा। इसके बाद भी काम होने की कोई गारंटी नहीं है। सरपंच सरकार के इस फैसले को अपने संवैधानिक और वित्तीय अधिकार पर हमला मानते हुए सरकार से आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि वित्त विभाग कह रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से वित्तीय प्रबंधन के लिए पीडी अकाउंट प्रणाली लागू की गई है और बैंकों के बजाय पीडी खाते से लेन देन करने से कार्य व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन सरपंच सरकार के दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं आपको, सीधे जयपुर लिए चलेंगे। बता दें कि नाइट स्काई टूरिज्म का शुभारंभ सचिवालय लॉन में इसका आगाज हुआ है। चंद्रमा के अलग अलग कोण से दर्शन किए जाएंगे। मंत्री बीडी कल्ला मौजूद हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का संयुक्त कार्यक्रम। लाइव तस्वीरें करते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी हमारे पास एक ही टेलीस्कोप है। हमारा रिक्वेस्ट तो ये भी रहेगा कि अगर सभी मॉन्यूमेंट्स पे जहाँ पर रात्रिकालीन टूरिज्म की हम बात करते हैं, अगर वो ये हमें टेलीस्कोप दे दिए जाएं तो हम वहाँ के स्टाफ को ट्रेन करके ये चीजें जो हैं सभी जगह पूरे राजस्थान भर में इसको पॉपुलर हम कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि सर आप हमने विमोचन लाइक तो कुछ नहीं किया, बट अगर आप दिखा दें तो तो ये हम सभी को बता दें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रुकते हैं ब्रेक के लिए। प्रदेश के 90 नगर निकायों के चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। कांग्रेस ने इस रण को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में संगठन में हुई नियुक्तियों के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कवायद में जुटी है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर।
नए संगठन के बाद पहला चुनाव, पदाधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश, बागियों को मनाने की कवायद जारी, पीसीसी मुख्यालय में बनाया कंट्रोल रूम, 90 का निकाय रण, 90 नगर निकायों में रण के फाइनल नामों पर मुहर लग चुकी है। अब 28 जनवरी का इंतजार है जब रण बांकुरों के भाग्य का फैसला होगा। राजनीतिक दलों ने भी इस रण को फतेह करने की कवायदें तेज कर दी हैं। कांग्रेस इस चुनाव में पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठी है। ये पहला मौका है जब पार्टी में प्रदेश स्तर पर संगठन पदाधिकारियों की नियुक्तियों के बाद चुनाव हो रहा है, इसलिए भी पार्टी ज्यादा उत्साह में नजर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष की भूमिका में है वो अपनी भूमिका सही तरीके से निर्वहन नहीं करी, आपस की झगड़ों में, आपस टुकड़ों में बंट गई है, एक दूसरे को अपनी ही पार्टी के नेताओं को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि नगर निकाय के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, केवल 24% जगह पे ही वो बोर्ड बना पाई थी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पा रही है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में बीजेपी 24% जगहों पर ही अपने बोर्ड बना पाई, लेकिन बागी कांग्रेस का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम के जो भी साथी हैं वो पूरे राजस्थान के जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर समन्वय स्थापित करेंगे। अभी फिलहाल 11 हमारे जो कांग्रेस के पुराने सीनियर नेता भी हैं और सारे अनुभवी हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है और कम पड़ेंगे तो हम और उसमें और जोड़ लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है, लेकिन मनोबल धरातल पर कितनी मजबूती देगा इसका पता तो 31 जनवरी को लगेगा। निकाय के रण का रिजल्ट आएगा। जल्द ही प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए 90 का निकाय रण दोनों दलों के लिए बेहद अहम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आवास पर थोड़ी देर में एक बैठक होने वाली है। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पर चर्चा की जाएगी। नए अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लगेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार आयोग में किसे नया अध्यक्ष बनाया जाए, कौन इसके सदस्य होंगे, इस पर चर्चा होगी और नामों पर मुहर लग सकती है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देख आपकी सांसें थम जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले तस्वीरें देखिए और ये जान लीजिए कि ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क की है। पर्यटक है, टाइगर है। पर्यटकों के सामने अचानक एक टाइगर आ गया। पर्यटक जिप्सी में सवार होकर टाइगर को देख रहे होते हैं, तभी दीवार की दूसरी तरफ से एक टाइगर कूदकर बाउंड्री पर आ जाता है। टाइगर के इतना नजदीक आते ही, इतना पास आते ही पर्यटकों की सांसें थम सी जाती हैं। पर्यटक सकते में आ जाते हैं। आपको कुछ चीखें और बदहवास आवाजें सुनाई दे रही होंगी। जान बचाने के लिए ये पर्यटक इधर उधर देखने लगे। एक पल के लिए पर्यटकों का मौत से सामना हुआ। गनीमत रही, टाइगर दीवार की बाउंड्री पर आगे बढ़ गया और जंगल की ओर निकल गया, जिसके बाद पर्यटकों की जान में जान आई। छब्बीस जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully.
every time, every day, and encourage others to do the same. We are made up of water. Water is health. Water is hygiene. Water is our future. I also pledge to support water conservation efforts And water equality. No one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस आपके सामने ला रहा है। बायजूस यंग जीनियस में इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा विश्नोई को, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पूजा के बारे में मुख्य सचेतक महेश जोशी का क्या मानना है, देखिए। तो पूजा विश्नोई जिस तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस शो की है और हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी और हमारे युवा नेता वैभव गहलोत जी वो उससे मिल भी रहे हैं, उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और पूजा विश्नोई जैसी खिलाड़ी ये प्रेरणा होती हैं, इनसे प्रेरणा लेकर दूसरे खिलाड़ी भी अपने आप को तराशते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं पूजा विश्नोई को भी का अभिनंदन भी करता हूं और उन्हें उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही सभी खिलाड़ी जो राजस्थान के हैं उनसे ये अपील करता हूं वो भी अपने आप को इतना परफॉर्म करें कि वो पूरी दुनिया में अपना एक उदाहरण पेश कर सकें।